नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा खत्म हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना जाना है और प्रधानमंत्री चुनेंगे और नए चेहरे को सामने लाएंगे। और लोग यही कह रहे हैं कि एक नज़र बिहार पर होगी जब नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया जाएगा या कैबिनेट का गठन दिल्ली में होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसमें एक चुनाव से दूसरे चुनाव का लिंकेज होता है और कहीं ना कहीं बिहार वालों को संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपकी बहुत बड़ी खैरख्वाह है। जाहिर है वो सत्ता में है, होनी भी चाहिए। बिहार में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है। डबल इंजन की सरकार तरीके से वहाँ पर बनाने की ख्वाहिश लिए हुए चल रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हो पाया है, लेकिन एक दिली ख्वाहिश समय समय पर छलक कर सामने आती है। और इस तरह की ख्वाहिश जो है वो केवल बिहार के लिए ही क्यों, दिल्ली के लिए तो थी ही, साथ ही साथ बंगाल के लिए भी। और बंगाल इतना बड़ा चैलेंज है कि जिस दिन दिल्ली के नतीजे आए तो उस दिन बिहार की बात नहीं की गई। जिस दिन दिल्ली के नतीजे आए तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम बंगाल में अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन अब जब भी चुनाव होगा हमारी सरकार बनेगी। और नतीजों के कुछ घंटों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के द्वारा ये कहा जाना जिसका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में भी शामिल है, धर्मेंद्र प्रधान, जाहिर है कि ये चिंता की रेखाएं ममता बनर्जी और उनकी टीम के लिए ज़रूर दे गया होगा। बंगाल एक ऐसी ज़मीन है यहाँ भारतीय जनता पार्टी जमकर काम कर रही है। और विपक्षी राजनीति में अगर हम देखें तो सबल नेता जो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर टक्कर दे पाए उसमें बंगाल की आयरन लेडी कही जाने वाली ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे है। क्योंकि ममता बनर्जी एक अकेली नेता हैं जिन्होंने न केवल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया है बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हराया है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में तो हराते थे, 2 बार हराए, लेकिन लोकसभा चुनाव कभी भी वो बीजेपी से नहीं जीत पाए। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया था ममता बनर्जी ने। और जाहिर है कि जब वो साल 2011 में आई थी एक उम्मीद की किरण लेकर के, और उस वक्त बंगाल में 35 सालों का शासन उसे पलट दिया था। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को इतनी प्रखर नेता के तौर पर वो उभर कर आई अपने संघर्षों के ज़रिए। वो नंदीग्राम और सिंगूर का संघर्ष सबों को याद है। कलकत्ता की सड़कों पर 90 के दशक का उनका संघर्ष सबको याद है। और उसके बाद जब वो सत्तासीन हुई तो फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। 2011 के चुनाव जीते, 2014 के चुनाव जीते, लोकसभा में ज़्यादा सीटें, 2016 के चुनाव उन्होंने फिर जीते। 2019 के चुनाव में एक झटका लगा, भारतीय जनता पार्टी 42 में से 18 सीटें वहाँ से जीत कर आई। बंगाल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें, ये कैसे हो गया? लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी कमज़ोर हो गई। और उसके तुरंत बाद आ गए 2021 के विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव जो है उसमें उन्होंने 2011 में जितनी सीटें जीती थी पहली दफ़ा, उससे भी 6-8 सीटें ज़्यादा जीत करके ये साबित किया कि बंगाल में उनका कोई टक्कर नहीं है। बंगाल में 292 सीटें हैं और वहाँ से आप 212 के आसपास अगर लाते हैं तो फिर 294 हैं, और वहाँ से आप लेकर के आते हैं अगर 212 है तो फिर कितनी बड़ी जीत हो सकती है। वो रजिस्टर की गई बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा। लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव फिर हुए साल 2024 में, और सबको देखना ये था कि 18 सीट भारतीय जनता पार्टी अगर लेकर आई थी 42 में साल 2019 में, तो इस बार कितना होता है। और ममता बनर्जी ने वहाँ भी दम दिखाया और 18 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आ गई। जो आंकड़े घटे 240 हुए उसमें बंगाल का भी 6 सीटों का कंट्रीब्यूशन था। लिहाजा ममता बनर्जी के लिए कोई
चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों में मजबूत होती चली जा रही है यकीनन, लेकिन विपक्ष के सबसे कद्दावर मजबूत नेताओं में ममता बनर्जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों की अपनी एक तिकड़ी थी। लेकिन बात अब जब हो रही है तो दिल्ली के नतीजों के बाद हो रही है। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल की हार को दूर बंगाल से देख रही हैं। उन्होंने एक लाइन कही इस नतीजे के बाद, जो दिल्ली के नतीजे आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अगर कांग्रेस के साथ लड़े होते और वोटों का बंटवारा नहीं हुआ होता तो केजरीवाल ज़रूर जीत जाते। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत नहीं पाती। लेकिन उन्होंने ये बात कहा उनकी पार्टी में ही दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, डायमंड हार्बर से वो लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कि अगर केजरीवाल कांग्रेस के साथ चले जाते तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती और केजरीवाल जीत जाते। ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये बात छोटी सी लगती है कि बुआ ने जो कहा भतीजे ने उसको अलग तरीके से परिभाषित किया, उनकी बात पर सहमति नहीं जताई। क्या ये आपस में कोई द्वंद्व है? लोग कहना चाहेंगे कि वो छोटी मोटी बातें है, ये ऐसा द्वंद्व कुछ नहीं है, लेकिन मतभिन्नता है। और वो मतभिन्नता इस बात को लेकर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की जीत रजिस्टर की है, वो जीत अपने आप में इस बात के लिए चिंता का विषय बन जाती है उन राज्यों में जहां पर लगातार लोग जीतते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिला है गुजरात में, लगातार वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्या उस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करती है गुजरात में? जी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और वो उदाहरण ये है कि पिछले एक महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कई दौरे, वहाँ प्रवास बंगाल में, और आरएसएस का जो संगठन है उसे सुदृढ़ मजबूत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करता है चुनाव के दौरान, वो जो एक श्रृंखला बनाता है, उसका जवाब क्या है कांग्रेस के पास या तृणमूल कांग्रेस के पास? उसकी भी अपनी शाखाएं हैं, अपनी मजबूत पार्टी नेटवर्क है तृणमूल कांग्रेस की। लेकिन देखिए मेहनत, और 16 तारीख जो आने वाली है बर्दवान में होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और वहाँ उनकी सभा लगाई गई है और उसमें वो आख्यान देंगे। जो प्रभारी हैं वो लगातार जाते आते रहे हैं। अमित मालवीय वो लगातार उत्तर बंगाल के दौरे करते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराते रहा जाए, जीत और हार से अलग संगठन का काम चलता रहे। और मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछली विधानसभा में जो वोटें आई थीं भारतीय जनता पार्टी को, वो 35 से 40% के बीच कहीं पर हैं। और ये उसके पहले वाले विधानसभा से, यानी कि साल 2016 में जो हुए थे, यकीनन ज़्यादा थी। 77 सीटें आई थीं जो घट कर के अब शायद 66 रह गई हैं। लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वो 40 को छूना चाहता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 38% दिल्ली में लेकर पिछला चुनाव हार गई थी दिल्ली में साल 2020 के चुनाव, अगर वो 36 या 37% लेकर के बंगाल में अभी काबिज है तो उसके वोटों में क्या इजाफा दिल्ली की तरह होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर गठबंधन ज़रूरी होगा ममता बनर्जी को, या फिर अकेले जाना, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक दोनों इस बात को कह चुके हैं कि बंगाल में हम अकेले काफ़ी हैं, हमें नहीं किसी के साथ गठबंधन करना है। अब ये बात समझ में आती है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हमारे पास 53% वोट हैं, हमें गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। और देखिए क्या हुआ, 10-11% वोट एक बारगी गिरे। और मैं बात कर रहा था एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, तो वो कह रहे थे कि 3 बार का एक एंटी इनकम्बेंसी था, वो वोट हमारा 10-11% चला गया। एक वर्ग जो कि मिडिल क्लास का हमें सपोर्ट करता था, वो वर्ग हमसे हट गया। परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 11% वोट एक झटके से बाहर हुआ और देख लीजिए नतीजे क्या हो गए। भारतीय जनता पार्टी के
8% वोट बढ़ गए। जो सरकार में नहीं होता है, चैलेंजर होता है, उसके पीछे जनता जैसे जमा होती है और उसका संगठन अगर मजबूत हो तो वो और बेहतर तरीके से अपने समर्थकों को जमा करता है। उसका काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का देखा गया, दिल्ली में, बंगाल में भी कुछ उस तरह के प्रयास चल रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी का ये दावा कि हम अकेले काफ़ी हैं, किस बिना पर है? बंगाल में कहते हैं कि जो राजनीतिक दशा दिशा है वो पूरे देश में जैसी है उससे अलग है। ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी की जो राजनीति है उससे अलग है, क्योंकि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं। ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। 30% मुस्लिम मतदाता, और ये 30% मुस्लिम मतदाता जहाँ भी देते हैं एक तरफा वोट देते हैं और वो नतीजों को प्रभावित करते हैं। बसीरहाट हो, मुर्शिदाबाद हो, बहरामपुर हो, इन सब इलाकों में आपको एक तरफा नतीजे इसलिए आते हैं क्योंकि 40-45% मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ जाते हैं। पर काउंटर पोलराइजेशन का भी तो खतरा होता है। एक जो रिवर्स पोलराइजेशन होता है, अगर एक तरफा आप देख रहे हैं मुस्लिम वोट, तो दूसरी तरफ क्या दूसरे धर्मावलंबी एकजुट हो जाएंगे? क्या हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या इसी वजह से अभी तक वहाँ पर ये लगातार समर्थन तो कहीं नहीं मिलता चला जा रहा है? केवल 30% वोटों को लेकर के, और कहीं कहीं वही 35 या 40 या 45 हो जाते हैं। कितनी सीटें जीती जा सकती हैं अगर मान लीजिए काउंटर पोलराइजेशन उस 70% वोट का हो जाता है, जो कि हिंदू समाज के वोट हैं वहाँ पर। और कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटी का एक भाव है वहाँ के कुछ लोगों में, उसी ने तो भारतीय जनता पार्टी को मदद की है वहाँ पर पैर जमाने में। तो ऐसे में क्या सही रहेगा? अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि गठबंधन के लिए तो देखिए अभी बहुत समय है, बातचीत होगी, लेकिन हमें लगता नहीं है हमें उसकी ज़रूरत है। कांग्रेस और सीपीएम एक साथ हैं इस वक्त। वो लगातार पूर्व में भी लोकसभा चुनाव और दूसरे चुनाव लड़ते रहे हैं। 4-5% वोट उनको मिलता है। 4-5% कितने बड़े वोट होते हैं दिल्ली में, इसका अंदाज़ा सबों को हो गया है। ये गैर भाजपा वोट हैं जो कांग्रेस लेकर के जाती है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम वोट, किसी ज़माने में कांग्रेस वहाँ सरकार बनाया करती थी, अब वो वोट नहीं है उसके पास। वो जाहिर है पहले सीपीएम और उसके बाद ममता बनर्जी के पास हैं। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि गठबंधन की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि वो लोगों के साथ, निश्चित लोगों के साथ जिस तरह की वो गठबंधन कर रही है उसमें उसे आशातीत सफलता मिलती चली जा रही है। उसके वोट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सीट भले घट बढ़ रहे हों। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी तृणमूल कांग्रेस अभी तक लगातार सफल होती रही है, पर कोई गारंटी नहीं है कि सफलता हर बार मिले। आपने उड़ीसा का उदाहरण देखा है। उड़ीसा में नवीन पटनायक को किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ध्वस्त हो गए जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सवाल है। तो ऐसे में क्या कोई और नवीन पटनायक या केजरीवाल तो नहीं बनेगा? बिहार में तो सहयोगी हैं नीतीश बाबू, तो उनकी कुर्सी को ख़तरा हो सकता है चुनाव के बाद हो जाए, चुनाव के दौरान में तो नहीं होगा। लेकिन कुर्सी हटाने के बारे में, नीतीश जी को हटाने के बारे में तो बीजेपी कहती नज़र नहीं आएगी। वो तो अभी भी कहती है कि अगली सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पर बंगाल में तो खुल करके कह रही है। और यहीं पर फिर से एक बार प्रश्न उठ जाता है कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को साथ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? मुझे याद है साल 2011 के चुनाव थे, प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति नहीं बने थे और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस साथ लड़ें। और उसका नतीजा ही हुआ था कि 35 वर्षों से जो सत्ता थी वो ढह गई थी सीपीएम की, ममता बनर्जी सरकार में आ गई थी। उसके बाद से कांग्रेस के साथ कभी भी साथ नहीं रही है ममता बनर्जी, और उसे लगता है कि अगर साथ रहे तो फिर हमारे वोट कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ये सही सोच है, या फिर आपको लगता है कि बदली हुई परिस्थितियां हैं? 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी, चौथी बार फिर से उन्हें सरकार में लाने के लिए जनता है कितनी तैयार? उन्हें गठबंधन की ज़रूरत है या फिर नहीं? भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिस तरह से घेर रही है उसमें क्या वो आसानी से अपने दम पर बैतरणी पार कर लेंगी? आपको क्या लगता है? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।